नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकित इंडिया और मैं हूं अंबुज कुमार। आज हम बात करेंगे भारत, चीन और पड़ोसी देशों की राजनीति के उस बड़े खेल की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन से लौटे और ठीक उसी के बाद चीन ने कर डाला अपना विजय दिवस का विशाल परेड। इस परेड में कौन कौन से देश शामिल हुए, किसे सम्मान दिया गया और किसे नजरअंदाज कर दिया गया, सब सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी। आप जानेंगे कि पाकिस्तान और नेपाल में किस तरह भारत और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाया जा रहा है। देखेंगे उन देशों की पूरी लिस्ट जिन्हें आपस में लड़ते हुए देखा गया, लेकिन चीन ने सबको एक साथ खड़ा कर दिया। समझेंगे कि कैसे साम्यवादी और तानाशाही देश मिलकर एक नया गुट बना रहे हैं और भारत उसमें अलग थलग खड़ा हो गया है। साथ ही आपको बताया जाएगा कि ब्रिक्स, सार्क और एससीओ जैसे मंचों में भारत ने कहां-कहां मौके गंवाए और कैसे नेबरहुड फर्स्ट की नीति अब नेबरहुड लास्ट में बदलती जा रही है। अंत में यह भी समझेंगे कि चीन ने इस पूरे मौके का फायदा कैसे उठाकर दक्षिण एशिया की राजनीति को अपने पाले में कर लिया और क्यों यह विश्लेषण भारत के भविष्य की दिशा और कूटनीति के लिए एक बड़ा संकेत है। जैसा कि कहा गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आलोचना ही सच्चाई दिखाती है। और इसी सच्चाई को सामने रखते हुए आज का ये विश्लेषण पूरा सुनिएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में कोई जानता तो है। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे आयोजन की जो कूटनीति के अखाड़े में भारत के लिए एक चेतावनी, एक तमाचा और एक तमाशा तीनों साबित हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है इस चैनल की सेहत के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसीलिए खुलकर मुद्दों पर चर्चा हो पाती है, उन मुद्दों पर जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं हाल ही में चीन में हुए एससीओ सम्मेलन और उसके ठीक बाद हुई विजय दिवस सैन्य परेड की, जिसमें जो दिखाया गया वो महज टैंक, मिसाइल और सैनिकों की कतारें नहीं थी, बल्कि वो पूरा पावर शो था जो चीन ने किया, जिसमें भारत को साइडलाइन करने की एक साजिश भी थी और दक्षिण एशिया की राजनीति को चीन के पाले में ढकेलने की योजना भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए तियानजिन पहुंचे तो सबको ये उम्मीद थी कि शायद भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ कुछ पिघलेगी, लेकिन सियासत की ये बर्फ अब इतनी मोटी हो चुकी है कि सिर्फ बैठकें और मुस्कानें और अच्छी अच्छी तस्वीरें उसे तोड़ नहीं सकती, पिघला नहीं सकती। एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा मंच जो कभी आतंकवाद और क्षेत्रीय सहयोग की बात करता था, अब धीरे धीरे चीन की ताकत बढ़ाने का जरिया बन चुका है और भारत उसके भीतर एक ऐसा सदस्य बनता जा रहा है जिसे बुलाया तो जाता है पर सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता। एससीओ की इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, हंसी मजाक हुआ, अच्छी अच्छी तस्वीरें आई, लेकिन ठीक उसके कुछ ही दिनों के बाद जो हुआ उसने सारी दोस्ती की पोल खोल दी। चीन ने आयोजित की विजय दिवस परेड। इस परेड में सबसे आगे खड़े थे व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य देश। अब जरा सोचिए, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति कहां गई जब हमारे ही पड़ोसी चीन के मंच पर सजे थे और भारत कहां था? कहीं नहीं, न आमंत्रण, न कोई सम्मान, न कोई भूमिका। ये वो मौका था जब चीन ने सिर्फ सैन्य ताकत नहीं दिखाई बल्कि रणनीतिक गुटबाजी का ट्रेलर दिखाया। ये सब उस वक्त हुआ जब भारत सार्क जैसे मंच को बर्फ में दबा चुका है और बिम्स्टेक जैसे विकल्प को बस कागजों में जिंदा रखा है, और अब चीन ने उसी खाली स्थान को भरते हुए एससीओ को एक ऐसा मंच बना डाला है जहां भारत सिर्फ एक बेंच पर बैठा दर्शक नजर आता है और असली मैच किसी और की कप्तानी में खेला जा रहा है। आइए गौर करें कि इस परेड में किन किन देशों को कैसे कैसे आमंत्रित किया गया और क्या संदेश गया। पाकिस्तान, जो आतंकवाद का निरंतर प्रयोग करता है, नेपाल, जिसके साथ सीमा विवाद ने भारत की कूटनीतिक नींव हिला दी है, और मालदीव, जहां की सरकार अब इंडिया आउट की नीति पर चलती हुई दिख रही है। इन सभी को एक साथ एक मंच पर खड़ा करके चीन ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वो दक्षिण एशिया का नया सूत्रधार है और भारत अब बस एक पुराना अध्याय बनता जा रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा व्यंग तो यही है कि जिन देशों को भाजपा कम्युनिस्ट, देशद्रोही और तानाशाही विचारधारा वाली कहती रही, जैसे चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, वे सभी मंच के नायक बने और प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं के साथ कूटनीति के झूले में झूला झूलते हुए नजर आए। बीजेपी के समर्थकों से पूछिए कि आखिर कम्युनिस्टों के साथ मंच साझा करना राष्ट्रहित है या राष्ट्र विरोध। कहा जाता है कि जब राजनीति के फायदे की बात आती है तो विचारधाराएं लचीली हो जाती हैं और देश हित की परिभाषाएं मौन हो जाती हैं। चीन ने एससीओ सम्मेलन के बहाने भारत को आमंत्रित कर एक झूठा भरोसा दिया और फिर
आखिर विजय दिवस परेड में भारत को न बुलाकर प्रधानमंत्री को वापस भेजने के बाद ऐसा आयोजन करके यह साफ संदेश दिया कि क्षेत्रीय गुट अब उसके साथ हैं और भारत धीरे धीरे अलग थलग पड़ता जा रहा है। जो सपनों का विश्वगुरु बनने चला था वो आज गूगल मैप पर भी अकेला दिखने लगा है। और सबसे बड़ी बात, ये परेड सिर्फ सैन्य प्रदर्शन नहीं था, ये था एक पॉलिटिकल सेटिंग शो, एक ऐसी सेटिंग जिसमें चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया जैसे देश मिलकर एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं जहां पश्चिम का विरोध करने वाला हर देश स्वागत योग्य है और भारत न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न चीन के साथ और न अपने पड़ोसियों के साथ एक अधर में लटकता हुआ देश नजर आता है जो सिर्फ बयानों में ताकतवर है, वो भी अपने देश के भीतर गोदी मीडिया में, लेकिन मंच पर अदृश्य है। अब बात करते हैं उस परेड की जिसे सिर्फ विजय दिवस नहीं बल्कि एक कूटनीतिक इवेंट कहा जाना चाहिए, एक मंच, एक तमाशा और एक संदेश जो भारत समेत पूरी दुनिया को दिया गया कि चीन अब केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि रणनीतिक, सामरिक और वैचारिक गठबंधन का एक केंद्र भी बन चुका है। और उसी के केंद्र में हुआ ये परेड जिसमें एक एक देश की उपस्थिति एक एक जियोपॉलिटिकल कार्ड थी, जैसे शतरंज की चालें हों जहां राजा कोई और हो और मोहरे कोई और। इस परेड में शामिल हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, साथ ही मध्य एशियाई देशों के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर आर्मेनिया और अजरबैजान, ईरान, बेलारूस, जिम्बाब्वे, सर्बिया, क्यूबा और यहां तक कि कुछ पूर्वी यूरोपीय देश, ये सब वहां मौजूद थे। यानी एक तरफ से ऐसे देश जो पश्चिमी लोकतंत्रों के विरोधी माने जाते हैं, दूसरी तरफ वे जो अमेरिका के प्रतिबंध झेल रहे हैं और तीसरी तरफ ऐसे जो भारत के परोक्ष विरोधी हैं। अब जरा सोचिए कि ये कैसा मंच था जहां एक तरफ उत्तर कोरिया जैसे सख्त तानाशाही वाले देश खड़े हैं, दूसरी तरफ रूस जो यूक्रेन पर हमला कर चुका है और तीसरी तरफ ईरान जो अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, चौथी तरफ नेपाल और पाकिस्तान जिनके साथ भारत के सीमा विवाद और राजनीतिक तकरार वर्षों से जारी है। अब आप पूछेंगे कि क्या इन सब का एक ही मंच पर आना महज इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं, ये इत्तेफाक नहीं था, ये रणनीति थी। चीन का गुट निर्माण कार्यक्रम जिसमें उसने लोकतंत्र बनाम तानाशाही का एजेंडा नहीं चुना बल्कि वेस्ट विरोध को केंद्र में रखा। वेस्ट विरोध यानी जो भी देश अमेरिका, यूरोप या वैश्विक पश्चिमी दबावों के खिलाफ हैं उन्हें चीन ने आमंत्रित किया, उन्हें साथ खड़ा किया और अपने नेतृत्व की छाया में जगह दी। अब देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया जो हाल ही में युद्ध में उलझे हुए थे, दोनों को बुलाकर चीन ने बताया कि उसके मंच पर दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। भारत को यह दिखाने जैसा था कि तुम्हारा प्रभाव अब खत्म हो चुका है, यहां अब चीन बोलता है और बाकी लोग सुनते हैं। वैसे याद करिए, चीन ने भारत और पाकिस्तान को भी तो एक मंच पर खड़ा कर दिया। यानी जो ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक ये दावा कर रहे थे कि हमने फला फला जगह युद्ध रुकवा दिया, हमने इन देशों में शांति करवा दिया, यानी दुनिया के शांति दूत बनने की फिराक में थे, वो काम अब चीन करता हुआ दिख रहा है। अब भारत के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि जब आपके ही पड़ोसी देश जिनकी राजनीति, समाज और संस्कृति भारत से जुड़ी रही है, जो कभी भारत का हिस्सा थे, वे अब चीन की तरफ जा रहे हों तो भाईचारे की सारी परिभाषाएं हवा हो जाती हैं। चीन ने एससीओ के जरिए और इस परेड के जरिए भारत को केवल कूटनीतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अलग थलग कर दिया है। इस परेड में न केवल सैन्य हथियारों का प्रदर्शन हुआ बल्कि एक तरह का जनरल असेंबली थी, संयुक्त राष्ट्र की तरह, जिसमें भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। और अगर किया भी गया होता तो क्या हमें इस तरह खड़ा किया जाता जैसे नेपाल, पाकिस्तान या ईरान को किया गया? कतई नहीं। भारत को यहां झेप ही मिलती और शायद इसी कारण उसे न्योता नहीं दिया गया क्योंकि चीन को पता था कि अगर मोदी मंच पर होंगे तो पश्चिमी मीडिया उसकी परेड को भारतीय झुकाव कहेगी, जबकि असल मकसद था वेस्ट विरोधी एकता। यानी ऐसा मंच बनाना जिसमें अमेरिका, नाटो, यूरोपीय संघ जैसे ताकतों के खिलाफ संदेश दिया जा सके। और उस संदेश में भारत फिट नहीं बैठता चीन के हिसाब से, क्योंकि भारत की सत्ता चीन से डरती हुई नजर आती है, आधे अमेरिका से दोस्ती निभाता है और आधा रूस से पुराने रिश्ते जोड़े रखता है। अब भला ऐसा तीन नावों पर सवार देश एक ध्रुवीय मंच पर कैसे बैठे? चीन ने इसी बिखराव का फायदा उठाया। उसने ऐसे देशों को एक साथ खड़ा किया जिनमें से कुछ आपस में युद्धरत रहे, कुछ साम्यवादी हैं, कुछ तानाशाही हैं, कुछ मिलिट्री शासन के अधीन, लेकिन सबका साझा पॉइंट था पश्चिम से दूरी और चीन से करीबी। इस परेड में शामिल देशों की संख्या और उनका वर्गीकरण बता रहा है कि भारत के सामने किस हद तक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। अब हिंदुस्तान की हालत उस जमींदार जैसी नजर आती है जिसके किराएदार एक एक करके किसी
दूसरी बिल्डर की बिल्डिंग में जा रहे हैं और वो अब भी चुपचाप बैठा हुआ है, अपनी पुरानी हवेली में टुकुर टुकुर ताक रहा है और अपने लोगों के बीच शोर मचा रहा है। एक ऐसी हवेली में बैठा है जिसमें दीवारें गिरने को हैं और छत टपक रही है, पर सरकार को यकीन है कि हम ही विश्वगुरु हैं। अब सोचिए, चीन ने कैसे एक साम्यवादी गुट खड़ा किया। भारत के सामने यह सबसे बड़ा कूटनीतिक संकट नजर आता है और मोदी सरकार के लिए यह आंख खोलने वाला इशारा होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाजपा के नेता अब भी टुकड़े टुकड़े गैंग, कम्युनिस्ट देशद्रोही और जयशंकर की लेजर वाली आंखों और महान विदेश नीति जैसे नारे लगाते रहे, जबकि धरातल पर स्थिति यह है कि भारत के चारों तरफ एक कूटनीतिक दीवार खड़ी हो रही और हम अब भी सोशल मीडिया पर मित्रों से लाइक और सब्सक्राइब मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सत्ता गोदी मीडिया के जरिए आज भी तस्वीरें दिखा दिखा के नेताओं से हाथ मिलाने, गले पड़ने और उनके साथ मुस्कुराने की तस्वीरें दिखा दिखा के भौकाल जमाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीन पर हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब जरा ठहर कर सोचिए, जब एक देश अपने ही बनाए मंचों को नजरअंदाज कर देता है, अपने पड़ोसियों के साथ लगातार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक खाई बनाता है, जब पड़ोस की आग को बुझाने की जगह उसे हवा देता है, बांग्लादेश को याद करिए, तो क्या होता है? वही जो आज भारत के साथ हो रहा है। सार्क यानी दक्षेश, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक ऐसा संगठन जिसकी कल्पना क्षेत्रीय एकता, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी। लेकिन आज उसकी हालत कब्र में पड़े एक भूले बिसरे इतिहास जैसी हो गई और उसकी कब्र खुद भारत ने खोदी है, यानी मोदी सत्ता ने खोदी है। क्योंकि जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ हर मंच पर टकराव को प्राथमिकता दी तो सार्क को रोक कर रखा गया, यह कहकर कि आतंकवाद और विकास एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर मंच को ही बंद कर दोगे तो बाकी देशों से संवाद के रास्ते भी तो बंद हो जाते हैं। सार्क में पाकिस्तान को छोड़ भी दें तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान जैसे देश भी तो थे जिनसे आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता था। लेकिन हमने उस संगठन को ही सस्पेंड मोड पर डाल दिया और जो खाली जगह बनी उसे चीन ने भर दिया, एससीओ के रूप में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, एशियाई निवेश बैंक के जरिए और अब विजय दिवस परेड के जरिए। दूसरी ओर ब्रिक्स की बात करें तो वो भी कभी भारत के लिए रणनीतिक मंच हुआ करता था, लेकिन आज ब्रिक्स भी चीन के नेतृत्व में जा चुका है। रूस और चीन की दोस्ती अब ब्रिक्स को भारत के बजाय एक चाइना रसिया एक्सिस बना रही है। खासकर जब ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसी अर्थव्यवस्थाएं अपने अपने संकटों से जूझ रही हैं, तो ब्रिक्स की असली ताकत भारत चीन के तालमेल पर थी और वही तालमेल अब टूट चुका है। एससीओ की बात करें तो वह शुरुआत से ही चीन और रूस का प्रोजेक्ट था, जिसमें भारत को 2017 में जोड़ा गया, लेकिन भारत की भूमिका सिर्फ नाम मात्र रही। एससीओ के हर सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक पहल पर भारत या तो अलग राय रखता है या चुप रहता है, सन्नाटा मार लेता है और इसका फायदा भी चीन को मिला। उसने एससीओ को एक ऐसा संगठन बना दिया जो अब चीन की विदेश नीति का विस्तार बन गया है। भारत को सिर्फ दर्शक बनाकर वो अपने गुट रूस, ईरान, मध्य एशिया, पाकिस्तान और अब दक्षिण एशिया के देशों को एक साथ खड़ा कर चुका है। इसलिए जब एससीओ का मंच भारत के लिए उपयोगी साबित नहीं हुआ, तब भी मोदी सरकार ने कोई नया विकल्प नहीं अपनाया, कुछ भी नहीं किया। सार्क को पुनर्जीवित नहीं किया, बिम्स्टेक को बस भाषणों में जिंदा रखा और क्वाड को भी अमेरिका पर निर्भर बनाकर छोड़ दिया। यानी भारत की रणनीति एकदम अस्थिर रही और उसी अस्थिरता का लाभ चीन ने उठाया, क्योंकि चीन की रणनीति स्पष्ट है, अलग करो और शामिल करो, यानी औरों को अलग करो, खुद में शामिल करो। जो देश पश्चिमी दुनिया से अलग थलग हैं उन्हें मंच पर बुलाओ, उन्हें सम्मान दो, हथियार दिखाओ, दोस्ती जताओ और फिर उन्हें अपने कर्ज और डिप्लोमेसी में फंसा दो। भारत एक समय क्षेत्रीय नेता हुआ करता था, आज वो क्षेत्रीय संवाद से भी कटा हुआ है और इस कटाव का सबसे बड़ा कारण है भारत की आत्म केंद्रित विदेश नीति, जिसमें प्रधानमंत्री की यात्राएं तो बहुत होती हैं लेकिन नतीजे बहुत कम, जिसमें विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज होती है लेकिन कोई नीति स्पष्ट नहीं होती, जिसमें ट्विटर पर स्ट्रांगली कंडेम्ड करना तो आ गया है लेकिन ग्राउंड डिप्लोमेसी में एंगेजमेंट करना कम हो गया है। अब आप सोचिए, जब आपके ही पड़ोसी देश एक तानाशाही देश की परेड में जाकर खड़े हो जाएं, मुस्कुराएं, तालियां बजाएं और अपने देश में उस यात्रा की तस्वीरें गर्व से छपवाएं, तो क्या संदेश जाता है? क्या भारत को नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ अमेरिका या यूरोप के साथ संबंधों से कुछ नहीं होगा? हालांकि वहां भी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन उनसे कुछ नहीं होगा अगर आपके चारों तरफ चीन ने डिप्लोमेसी का घेरा डाल दिया है। आज चीन की परेड में खड़े देशों को देखिए, पाकिस्तान और नेपाल को वही लोग मानते हैं जिनके साथ भारत का लगातार टकराव रहा है, फिर भी दोनों मंच पर खड़े होकर भारत का परोक्ष मजाक बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेपाल के नेताओं की टिप्पणियां, पाकिस्तान के प्रवक्ताओं के बयान और चीन के सरकारी मीडिया की हेडलाइंस सब एक ही बात कर रहे हैं कि भारत को अब क्षेत्रीय नेतृत्व के लायक नहीं समझा जा रहा है। और ये बात तब और दुखद हो जाती है जब भाजपा के नेता देश के भीतर कम्युनिस्टों को देशद्रोही कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हीं के साथ गले मिलते हैं। ये दोहरी नीति जब जनता देखती है और दुनिया देखती है तो भरोसा टूटता है, और जब दुनिया देखती है तो भारत की छवि भी
भी खराब होती है, असंगत नेतृत्व की छवि बनती। आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर चीन ने साउथ एशिया को एससीओ के जरिए बांध लिया और ब्रिक्स को एंटी वेस्ट ग्रुप में बदल दिया तो भारत न इधर का रहेगा न उधर का, एक डिप्लोमेटिक ऑर्फन की तरह, यानी अनाथ की तरह, जिसे कोई मंच खुलकर अपनाना नहीं चाहेगा। ऐसे में जरूरत है कि आप अपनी विदेश नीति को पारदर्शी बनाएं, सार्क को फिर से जीवित करें, उसमें बल डालें, बिम्स्टेक और बीबीआईएन जैसे क्षेत्रीय प्रयासों को मजबूत करें, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों से फिर से निवेश और भरोसे की राजनीति शुरू करें, और सबसे जरूरी अपनी वैचारिक दुविधा से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्टों को देशद्रोही कहकर मंच साझा कर रहे हैं तो न तो आप सच्चे राष्ट्रवादी बन पाते हैं और न ही सच्चे रणनीतिकार, और न ही कोई आप पर विश्वास करता है। हमें यह समझना होगा कि विश्व गुरु बनने का सपना तभी पूरा होगा जब पहले पड़ोसी गुरु बन जाएं, और वो तब संभव है जब विदेश नीति में जुड़ाव, संवाद, सहमति और दूरदृष्टि होगी, न कि खोखले भाषण, दिखावटी यात्राएं, फोटोबाजी और सोशल मीडिया के जरिए झूठी छवि निर्माण। नहीं तो आने वाले समय में शायद कोई शायर यही कहे कि बड़े शौक से दुनिया का झंडा उठाया था, मगर पड़ोस में अकेलेपन ने आईना दिखा दिया। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से साफ हो गया होगा कि चीन ने किस तरह एससीओ और विजय दिवस परेड का इस्तेमाल करके भारत को हाशिए पर ढकेल दिया है, पड़ोसी देशों को अपने साथ खड़ा कर लिया है और दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा बदल दी है। अब सवाल यह है कि भारत कब जागेगा, हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार कब जागेगी, कब समझेंगे कि घर की लड़ाई हमेशा बाहर वाले जीत जाते हैं। यही वजह है कि आज भारत को अपने पड़ोस को संभालने की जरूरत है, वरना कल ये पड़ोसी ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगी। याद रखिए, जो सोया वही खोया और जो जागा वही पाया। यही कूटनीति में भी लागू होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।